आज हम कर रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट। इम्पॉर्टेंट है ये। काई स्क्वायर टेस्ट क्या कहता है? कहता है द वेरियस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आर बेस्ड ऑन द assumption that the population value or parameter of the sample under consideration are drawn from normal population or ड्रोन फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन। कहता है अभी तक हमने कितने टेस्ट कर लिए, टीज टेस्ट कर लिया, जेड टेस्ट कर लिया, ये सारे टेस्ट किए ना। कहता है ये सारे टेस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे? कह रहे थे ये सारे टेस्ट डिपेंड कर रहे थे हमारे एजम्पशंस के ऊपर, जो हम पैरामीटर वैल्यू ले रहे थे, जो हम पॉपुलेशन वैल्यूज़ ले रहे थे, जो कि हम सैंपल ले रहे थे, जो सैंपल कंसीडर कर रहे थे, उनके ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि जो हमने सैंपल लिया पॉपुलेशन वैल्यू में से और पैरामीटर वैल्यू से, उनको जो एज्यूम किया उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे और उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो ये ऐसे टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट। अब आया हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। कहता है दिस टेस्ट आर कॉल्ड पैरामीट्रिक टेस्ट। टेस्टिंग प्रोसीजर ऑल्सो assume that the unknown values of the parameter about which the statistical inference what to be made could be estimated from statistics obtained from रैंडम सैंपल। कहता है ये सारे टेस्टिंग प्रोसीजर जो हमने किए थे, ये हमारे पास क्या थे? कहता है ये सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स जो थे एज्यूम्ड किए थे किसके लिए? अननोन वैल्यूज़ ऑफ पैरामीटर्स के लिए। पैरामीटर की अननोन वैल्यूज़ थी ना, उसके लिए हमने एज्यूम किए थे, जिसके लिए हमारे पास स्टैटिकल इन्फ्रेंस मेड किया था हमने। स्टैटिकल इन्फ्रेंस क्या था हमारे पास कि उनका मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, जो चीज़ हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ये सारी कैलकुलेशन हमने की थी अननोन वैल्यूज़ के लिए से हमारे पास। और ये हमारे पास क्या था? कुड बी एस्टिमेटेड फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन फ्रॉम रैंडम सैंपल्स। कहता है इसका हम क्या लगा सकते थे? एस्टिमेट लगा सकते थे, जो हम ना सैंपल उठाते थे उसमें से। कहता पॉपुलेशन वैल्यू गिवन थी, उसमें से हम सैंपल उठाते थे, सैंपल का हम एस्टिमेट लगाते थे, एस्टिमेट लगा के हम कहते थे ये एस्टिमेट ठीक है। ये सारे टेस्ट क्या बनाते थे हमारे पास? पैरामीट्रिक टेस्ट, जिसमें हम जो पैरामीटर वैल्यू लेते थे और एजम्पशंस करते थे, मीन मीडियन जो भी हमें चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस हम निकालते थे, उनके बाद उनका डिफरेंस चेक करते थे। ये हमारे पास क्या था? पैरामीट्रिक टेस्ट। अब हमारे पास आया नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। कहता देयर आर मैनी सिचुएशंस इन विच इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्टैटिस्टिशियन टू मेक रिजिड एजम्पशन अबाउट द शेप ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल्स आर बीइंग ड्रॉन। कहता है अब हमारे पास क्या हो गया? कहता कई ऐसे केस होते हैं जब हमारे पास कोई स्टैटिस्टिशियन जो है हमारे पास, वो अनुमान नहीं लगा सकता, वो एस्टिमेट नहीं लगा सकता कि इसका आंसर क्या आएगा, उसकी शेप के बारे में एस्टिमेट नहीं लगा सकता। तो इस टाइप के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक लगेगी? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगेंगे। अब आई नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की डेफिनेशन। नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच नो हाइपोथेसिस इज मेड, जिसमें हम कोई भी हाइपोथेसिस जो है अपनी तरफ से नहीं मान सकते। नो हाइपोथेसिस इज मेड अबाउट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पैरामीटर और पॉपुलेशन वैल्यू। कहता है किसी भी पॉपुलेशन वैल्यू या पैरामीटर वैल्यू के लिए हम जो है कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते, कोई हाइपोथेसिस जो है अपनी तरफ से जनरेट नहीं कर सकते। दिस मेथड डू नॉट नीड एनी एजम्पशन। इस मेथड में कोई भी एजम्पशन नहीं चलेगी अबाउट द पैरामीटर और पॉपुलेशन वैल्यू। इस टाइप के मेथड को हम क्या कहेंगे? नॉन पैरामीट्रिक मेथड। अब आया डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक मेथड। सबसे पहला डिफरेंस क्या था कि पैरामीट्रिक में तो हम एजम्पशन कर सकते थे, सैंपल ले सकते थे, इसमें ऐसा नहीं होता। देखो क्या है मेथड हमारे पास। कहता पैरामीट्रिक टेस्ट, parametric tests are made on the assumption that samples under consideration are taken from normal population, but non-parametric tests can be made without making any dependable assumption about the form of parent distribution or its parameter from the sample has been drawn। कहता पैरामीट्रिक टेस्ट क्या था? पैरामीट्रिक टेस्ट में जो है हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से पैरामीटर वैल्यू कंसीडर कर लेते थे, सैंपल लेते थे, कंसिडरेशन करते थे, और जो है हमारे पास क्या था? नॉर्मल पॉपुलेशन में से सैंपल उठाते थे, उसको ज्यूम करते थे, वहाँ से कैलकुलेशन करते थे। बट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होगा? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो है हम कोई भी डिपेंडेबल जो है एजम्पशन नहीं करेंगे, कोई भी डिपेंडेबल सैंपल नहीं उठाएंगे। देखो जो सैंपल उठाया था वो डिपेंडेबल ही तो था, वो पैरामीट्रिक वैल्यू के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा था, उठाया था। तो कहता नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ऐसा नहीं होता, हम कोई भी डिपेंडेबल सैंपल नहीं उठाते हैं। सेकेंड है हमारे पास स्टूडेंट टी टेस्ट, जेड टेस्ट, F test are some examples of parametric test.
पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जांपल दे दिए क्या, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये हमारे पास एग्जांपल है इसके पैरामीट्रिक टेस्ट के। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जांपल इसने दिया काई स्क्वायर टेस्ट, इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। थर्ड आया इन पैरामीट्रिक टेस्ट द अननोन वैल्यूज ऑफ पैरामीटर अबाउट विच स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस वर टू बी मेड कुड बी एस्टिमेटेड फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स obtained from the random sample, but in non-parametric test no hypothesis is made about the specific value of the parameter। पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होता है, पैरामीट्रिक टेस्ट में जो हमारे पास अननोन वैल्यूज है पैरामीटर्स की, ठीक है, अननोन वैल्यू जो है पैरामीटर की, वो हमारे पास क्या करते थे, हम एस्टिमेट लगा लेते थे फ्रॉम स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का मतलब मीन मीडियन मोड निकाल के हम जो है क्या निकाल लेते थे, सैंपल उठाते थे, सैंपल का मीन मीडियन मोड निकाला, मीन मीडियन मोड निकालने के बाद उसका एस्टिमेट लगा देते थे, वही सैंपल का आंसर ही आ रहा है तो पॉपुलेशन का एस्टिमेट जो होगा वो हमारे पास इतना हो जाएगा। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में ये होता था, हम नॉन जो है एस्टिमेट लगा लेते थे, बट इन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होगा कोई भी हाइपोथेसिस हम नहीं बना सकते। फोर्थ पॉइंट आया नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लाइक काई स्क्वायर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट विच कैन बी मेड इन एनी टाइप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन whether normal or any other, and sampling distribution of mean, standard deviation, etc। कहता जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ना, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा हमने बताया था, काई स्क्वायर टेस्ट। कहता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट है, ये कैसा टेस्ट है, ये फ्री टेस्ट है जो कि हम किसी भी टाइप की पॉपुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर केसेस में यूज़ होता था। कहता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, डेविएशन एक्सेट्रा, कैसे भी यूज़ कर सकते हो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल में भी यूज़ कर सकते हो, किसी और में भी यूज़ कर सकते हो। काई स्क्वायर टेस्ट जो है अपने पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट किसी भी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आया पैरामीट्रिक टेस्ट लाइक स्टूडेंट टेस्ट, जेड टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस एंड सोशल साइंसेस। कहता है कि हमारे पास कई प्रॉब्लम ऐसी होती हैं बिजनेस में, सोशल साइंस में, जिसमें हम कई इसमें टी स्क्वायर, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये टेस्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हाइपोथेसिस नहीं लगा सकते इनकी। तो इस टाइप के टेस्ट में हमारे पास क्या होगा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होगा वो हमारे पास इजीली अप्लाई हो जाता है इस टाइप की प्रॉब्लम में। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आया द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लाइक काई स्क्वायर आर नॉट रिलायबल इन द पैरामीट्रिक टेस्ट, sorry, the non-parametric tests like chi-square test are not reliable as the parametric test. Thus, in case any parametric test can be applied, the use of non-parametric test should be avoided। कहता है आप देखो रिलायबिलिटी देखनी है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक की, तो हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है इतना रिलायबल नहीं होता जितना कि पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। इसीलिए जहाँ पर हम पैरामीट्रिक टेस्ट लगा रहे हैं ना, वहाँ पर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। इज दैट क्लियर। फिर बताऊँ डिफरेंस देखो क्या कहे थे इसने। सबसे पहला डिफरेंस था कि पैरामीट्रिक टेस्ट जो था हमारे पास एजम्पशंस के ऊपर काम करता था, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आप एजम्पशन नहीं ले सकते। एजम्पशन कैसी कि हमारे पास पॉपुलेशन वैल्यू दी हुई है या पैरामीटर वैल्यू दी हुई है, उससे हमें कोई सैंपल उठाते थे, सैंपल के ऊपर हम कैलकुलेशन करते थे और उस कैलकुलेशन को हम कहते थे कि इस पॉपुलेशन वैल्यू का आंसर ही आएगा, एज्यूम करते थे। एजम्पशन हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट में लगती थी, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कोई एजम्पशन नहीं है। पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जांपल थे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, और नॉन पैरामीट्रिक के क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट। थर्ड क्या आया था अपने पास कि पैरामीट्रिक टेस्ट में जो है हमारे पास अननोन वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स यूज़ करते थे, और जबकि नॉन पैरामीट्रिक में ऐसा नहीं होता। फोर्थ पॉइंट क्या आया, फोर्थ पॉइंट आया कि हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है ये फ्री टेस्ट होता है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसमें हम खुद से कैलकुलेशन करते हैं तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चाहे इसको हर सिचुएशन में लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लगा लो, चाहे किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दो। लेकिन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिपेंडेबल टेस्ट होता है, वो डिपेंड करता है पैरामीटर वैल्यूज़ के ऊपर और भी सिचुएशंस के ऊपर, ठीक है, कि सैंपल कैसा लिया है उसके ऊपर, पैरामीटर वैल्यू क्या दी हुई है उसके ऊपर, एन की वैल्यू लार्ज है या स्मॉल है उसके ऊपर। तो पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है डिपेंडेबल होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है डिपेंडेबल नहीं होता, फ्री टेस्ट होता है। फिफ्थ आया था हमारे पास
कि टी टेस्ट जेड टेस्ट मतलब कि पैरामीट्रिक टेस्ट कई जगह पर एप्लीकेबल नहीं होते। हमारे पास जो ऐसा है बिजनेस में, कई सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशल साइंसेज में हमारे पास जो मेथड है, ऐसी कई प्रॉब्लम आ जाती हैं जहाँ पर हम ये टी टेस्ट जेड टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो लेकिन इसमें हेल्पफुल कौन होगा? हेल्पफुल होगा इसमें काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास कि अगर रिलायबिलिटी देखोगे तो नॉन पैरामीटर की रिलायबल उतना नहीं होता जितना कि पैरामीटर जो होता है वो टेस्ट रिलायबल होता है। मतलब क्या कि पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट से। इसीलिए हम जो है अवॉइड करते हैं, जहाँ पर पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ हो रहा हो वहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। इज दैट क्लियर? अब आया हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट देखो क्या कहता है? कहता है काई स्क्वायर टेस्ट को रीड करते हैं हम। काई स्क्वायर टेस्ट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने? हेलमट ने इन 1885 में। फिर उसको किया किसने? एंड लेटर इट वाज फाउंड बाय प्रोफेसर कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने दिया था 1900 में। इट इज़ ऑल्सो used initially in sociological and psychological researches। कहाँ यूज़ करते हैं? सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। अब बाय डेफिनेशन कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट स्टैटिक दैट मेजर्स द सिग्निफिकेंस static that measure the significance of difference between a set of observed frequency and their corresponding expected frequency of a sample drawn without assumption of normalcy about its parameter or its parent distribution। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है? काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है? डेफिनेशन बता रहा है कि काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो कि इसलिए यूज़ करते हैं कि जो कि हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बताता है। किस में डिफरेंस? ऑब्जर्व वैल्यू में और एक्सपेक्टेड वैल्यू में। कहता है जो कि हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी में जो डिफरेंस आया उसका सिग्निफिकेंस बताएगा काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है। जहाँ अब अभी तक हम क्या मान रहे थे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि विदाउट एनी एजम्पशन ऑफ नॉर्मलेसी, हम जो है कोई भी एजम्पशन नहीं लेके चलेंगे नॉर्मल की अबाउट इट पैरामीटर एंड पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इज दैट क्लियर कि काई स्क्वायर की डेफिनेशन क्या हो गई? काई स्क्वायर एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो कि हमारे पास क्या करता है? मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। क्या मेज़र करता है? सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस किसका? एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी या वैल्यूज़ बोल दो। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी का कोई भी कंडीशन लिए बिना, नॉर्मल की कोई भी कंडीशन को लिए बिना ही ये सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बताता है। अब है इंपॉर्टेंट फीचर और करेक्टरिस्टिक ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट की करेक्टरिस्टिक कहता है इट इज़ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है विच डज नॉट नीड एनी एजम्पशन ऑफ नॉर्मलेसी। इसमें हमारे पास किसी भी नॉर्मल कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि हम पहले क्या ले रहे थे टेस्ट में कि जो हमारे पास टेस्ट है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चलेंगे, तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती नॉर्मलेसी की। काई स्क्वायर टेस्ट में कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है विच डज नॉट नीड एनी assumption of any normalcy about the parameter or population like the parametric test। Second it measures the difference between the set of observed frequency and a set of corresponding expected frequency। ये बताएगा डिफरेंस किसका? ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी का और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है उसको मेज़र करके बताएगा। obtained either on the principle of independence or with the procedure of suitable frequency distribution like binomial Poisson normal depending upon the nature of the problem। कहता है कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी और जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है उसका डिफरेंस बताएगा। अब जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमने कैसे भी निकाली हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाली हो या फिर क्या कैसे निकाली हो, पॉइजन बाइनोमियल, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन लेकर हमने किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके हमने जो फ्रिक्वेंसी निकाली है वो निकाली हो या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस यूज़ किया हो, मतलब खुद से ही कैलकुलेशन की हो, तो कैसे भी हमने फ्रिक्वेंसी निकाली है वो हमारे पास डिफरेंस कैलकुलेट करके बताएगा। थर्ड आया इट कैलकुलेट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस। यहाँ इसने डिफरेंस बताया। थर्ड में इसने सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बता दिया बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी बाय मेकिंग कंपैरिजन। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस कैसे निकालेगा कि टेबल बना लेगा, कंपैरिजन टेबल बना लेगा।
कुछ भी कर सकता है। कहता है बाय मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन इट्स कंप्यूटेड वैल्यू एंड इट्स टेबल वैल्यू विद रेफरेंस to the given degree of freedom and desired level of significance, and thereby helps the researcher to conclude the difference is significant or insignificant and has arisen due to fluctuation of sampling or otherwise। क्या कहता है हमारे पास ये सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बताएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस कैसे बताएगा का एक कंपैरिजन करेगा, चाहे टेबल बनाएगा। कहता है कंपैरिजन कर ले या फिर क्या करे टेबल वैल्यू ले ले। कंपैरिजन वैल्यू कंपैरिजन करेगा किस में, कंप्यूटेड वैल्यू में और टेबल वैल्यू में। क्या टेबल बना रखी है मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रखी है वो, और जो कंप्यूट कर रखी है तुमने वो। कहता है उनमें हमारे पास क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन करके हमारे पास क्या बताएगा, डिफरेंस बताएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बताएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस में किसका यूज़ करेगा, एक इस टर्म यूज़ कर दी डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी आगे डेफिनेशन आएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ करेगा एंड डिज़ायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और डिज़ायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताएगा जो कि हेल्प करेगा रिसर्चर की बाद में ये बताने में कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, और डिफरेंस कैसे आया हुआ हमारे पास, ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग और अदरवाइज, कैसे भी निकला हुआ डिफरेंस, चाहे फ्लक्चुएशन से चाहे सैम्पलिंग से। इज दैट क्लियर। अब आए इसके यूजेस ऑफ काइस्केर टेस्ट। कहता है इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इन स्टैटिकल एनालिसिस। कहता है स्टैट्स में हमारे पास सबसे जो इम्पॉर्टेंट है और सबसे सिंपल जो मेथड है वो हमारे पास क्या है, काइस्केर टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए। सेकंड है इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू पैरामीट्रिक टेस्ट लाइक टी टेस्ट, जेड टेस्ट। कहता है इसको कंपेयर करना आसान है और समझना आसान है कि टी टेस्ट और जेड टेस्ट, और इसको समझना आसान है, कंपैरिजन करके बताएगा। इट इज़ यूज मैंने गलत बता दिया सेकंड पॉइंट। कहता है कि इसको जो है ना हमारे पास समझना आसान है एज़ कम्पेयर टू टी टेस्ट, जेड टेस्ट। टी टेस्ट जेड टेस्ट की बजाय काइस्केर टेस्ट को, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को समझना आसान है। थर्ड है हमारे पास इट इज़ यूज टू टेस्ट द पॉपुलेशन वेरिएंस अंडर द assumption दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए स्पेसिफाइड वेरिएंस। कहता है हमारे पास किस लिए यूज़ करेगा, पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने के लिए। अंडर द assumption, क्या assumption लेंगे हम कि पॉपुलेशन जो है जो कि हम सैंपल से ड्रॉन कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्पेसिफिक उसका वेरिएंस है, मतलब उसके वेरिएंस की वैल्यू भी अलग से गिवन है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर द टू और मोर इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन और फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन। ये हमारे पास ये भी बताएगा कि दो सेम हमारे पास जो सैंपल हैं वो सेम पॉपुलेशन से ले रखे हैं हमने या डिफरेंट पॉपुलेशन से ले रखे हैं। ठीक है, कोई भी इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल उठा रखा है वो हमारे पास सेम पॉपुलेशन से है या अलग अलग पॉपुलेशन से है। इज दैट क्लियर। अभी तक हमने कर ली इसकी पैरामीटर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की डेफिनेशन, फिर उसका डिफरेंस किया, फिर हमने काइस्केर टेस्ट की डेफिनेशन कर ली, उसके हमारे पास करैक्टरिस्टिक पढ़ ली, उसका यूज़ पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ काइस्केर टेस्ट। कंडीशन क्या है काइस्केर टेस्ट अप्लाई करने की। सबसे पहली कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन फॉर अप्लाई काइस्केर टेस्ट। कहता है द टोटल फ्रिक्वेंसी एन शुड बी रीजनेबली लार्ज व्हेन एन इज स्मॉल। Chi-square test is likely to lead a wrong conclusion. The value of n should be at least 50। कहता है जो हमारे पास n की वैल्यू है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर n स्मॉल होगा वहाँ पर Chi-square टेस्ट जो है वो गलत आंसर दे सकता है। और n की वैल्यू कितनी लार्ज लेंगे हम, कहता है अगर n 50 से ज़्यादा है तो उसको हम लार्ज कंसीडर करेंगे और 50 से कम है तो उसको स्मॉल कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट कहता है नो थ्योरेटिकल सेल फ्रिक्वेंसी शुड बी स्मॉल। कहता है कोई भी हमारे पास सेल फ्रिक्वेंसी स्मॉल नहीं होनी चाहिए। सेल फ्रिक्वेंसी का मतलब जो अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं ना, जो अब टेबल बनाएंगे, जैसे कि ऐसे करके टेबल बना रहे हो, इसको बोलते हैं सेल। कहता है अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं फ्रिक्वेंसी की वो भी हमारे पास स्मॉल नहीं होनी चाहिए। कहता है शुड बी नो थ्योरेटिकल सेल फ्रिक्वेंसी शुड बी स्मॉल। कहता कोई भी हमारे पास
सेल फ्रिक्वेंसी है वो छोटी नहीं होनी चाहिए। इफ़ एनी सेल फ्रिक्वेंसी इज़ लेस देन 10, अगर कोई फ्रिक्वेंसी लेस देन 10 है तो उसका क्या करेगा, इट शुड बी कंबाइंड और एडिड विद द नेक्स्ट और प्रीसीडिंग सेल। कहता है उसे आगे वाली में या पीछे वाली में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और कब तक ऐड करेंगे, जब तक उसका सम जो है टोटल 10 नहीं हो जाता। अनटिल द टोटल ऑफ सच फ्रिक्वेंसी एक्सीड 10, कहता है जब तक उसका सम जो है 10 नहीं हो जाता हमारे पास। कहता है मान लो इसका था हमारे पास 5, अगली वाली वैल्यू है 3, अगली वाली वैल्यू है 2, अगली वाली वैल्यू है 1, इस तरीके से चलती जा रही है। कहता है ये हमारे पास 10 से छोटी नहीं होनी चाहिए। जब तक 10 से छोटी है हम क्या करेंगे, इसे आगे वाली में या इसे पीछे वाली में ऐड कर दिया करेंगे और इसको 10 या 10 से बड़ा बनाया करेंगे। देखो अब इसमें ऐड करूँगी तो अभी भी 8 हुई, 8 होने के बाद फिर उससे आगे वाली में अटैच करेगा। कहता है कब तब तक कंबाइन करेंगे जब तक उसका सम जो है हमारे पास 10 नहीं हो जाता। थर्ड आया अपने पास, द टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू। कहता है हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होना चाहिए। इस सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इंडिपेंडेंट टू अदर। कहता है हर एक सैंपल जो है, हर एक सैंपल की ऑब्जर्वेशन जो है एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हर एक सैंपल की जो कैलकुलेशन है, ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। It means no individual item is included two or more टाइम्स इन द सैंपल। कहता है इसका मतलब इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या, कहता है कोई भी हमारे पास कैलकुलेशन के लिए कोई भी इंडिविजुअल आइटम जो है वो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं होनी चाहिए, एक ही बार यूज़ होनी चाहिए। जैसे मान लो मीन है, मीन ऐसा नहीं है कि तुम एक बार जो है एक पॉपुलेशन के लिए यूज़ कर लो, दूसरी बार दूसरी के लिए यूज़ कर लो, ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट अपने पास द कंसनट्रेट इम्पोज ऑन द सेल फ्रिक्वेंसी शुड बी लीनियर। कंसनट्रेट जो उसके पास अप्लाई कर रखे हैं वो लीनियर होने चाहिए। लीनियर होने का मतलब क्या कि उसकी जो हम पावर यूज़ नहीं कर सकते। दे शुड नॉट इन्वॉल्व एनी स्केयर और हाइयर डिग्री फ्रिक्वेंसी। कहता है कोई भी हम स्केयर यूज़ नहीं कर सकते, हाइयर डिग्री फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं कर सकते, हम सिंगल लीनियर पावर यूज़ करेंगे। सिक्स्थ है हमारे पास द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर इन द एक्चुअल यूनिट और नॉट रिप्लेस्ड बाय एनी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी लाइक पॉपुलेशन परसेंटेज और रेट्स। कहता है हमारे पास एक्चुअल डिग्री यूज़ करनी चाहिए, एक्चुअल डिग्री यूज़ होनी चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ वैल्यू दे रखी है तो हमने उसकी जगह परसेंटेज यूज़ कर लिया या उसकी रेशो निकाल के यूज़ कर ली, एक्चुअल वैल्यू ही यूज़ करनी है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिए, 6 पॉइंट पढ़ लिए किसके लिए, कि एप्लीकेशन ऑफ कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, कि काई स्क्वायर टेस्ट के लिए हमारे पास एप्लीकेशन के लिए क्या हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहला तो एन हमारे पास लार्ज होना चाहिए। मतलब लार्ज कब कहेगा, जब एन 50 से ज़्यादा होगा। एन जो है हमारे पास लार्ज होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल पे ही हमारे पास मेथड गलत आंसर दे सकता है। लार्ज हमारे पास कब काउंट करेगा, जब एन की वैल्यू 50 से ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि अलग अलग जो सेल फ्रिक्वेंसी है वो भी हमारे पास जो है स्मॉल नहीं होनी चाहिए, मतलब 10 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर 10 से छोटी है तो ये उसको आगे वाली में या पीछे वाली में क्या कर देगा, आगे वाली में पीछे वाली में वाइंड अप कर देगा, कंबाइंड कर देगा। थर्ड आया हमारे पास कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास ई सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इंडिपेंडेंट टू द अदर। कहता हर एक जो हमारे पास सैंपल है वो दूसरे से अलग होना चाहिए, हर एक सैंपल दूसरे से अलग होना चाहिए। मतलब कोई भी हमारे पास इंडिविजुअल आइटम जो है वो हम जो है 1 2 या 2 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते, मतलब 1 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आया हमारे पास कंसनट्रेट इम्पोज ऑन सेल फ्रिक्वेंसी इज लीनियर। हमारे पास स्केयर वाली टर्म यूज़ नहीं होनी चाहिए या हायर डिग्री की टर्म यूज़ नहीं होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए पावर। नेक्स्ट आया द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर इन द एक्चुअल यूनिट आर नॉट रिप्लेस्ड बाय परसेंटेज और रेशो। कहता है एक्चुअल यूनिट यूज़ करनी थी हमें और उसको परसेंटेज या रेशो में कन्वर्ट नहीं करना है। इज़ दैट क्लियर? तो आप यहाँ तक एक बार पढ़ के देखोगे, प्रॉब्लम डिस्कस करोगे। नेक्स्ट हम करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम।